अभी ध्रुव सचदेवा नहीं आया ना? चलो लास्ट क्लास में क्या कराया था टॉपिक? सर केसी और केपी का रिलेशन डिराइव करना है सर। अच्छा, केपी केसी का रिलेशन डिराइव करना है ना? चलो एक बार नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे इस बात का कि पेपर में ना ध्यान रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट है अगर स्कूल में, तो ये रिलेशन डिराइव करने को जरूर आएगा। इसको 2 बार वेडनेस कल मेरे पास क्लास में जो भी बच्चा आएगा, हर डेरिवेशन 2 बार की होनी चाहिए। 2 डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स प्योर लिक्विड टेकन टू बी यूनिटी, और दूसरी डेरिवेशन करा दी है मैंने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरी अब मैं करा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। एंड केसी, केपी केसी कैसे एक्सप्रेस करते हैं सबको आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखेंगे। सपोज कोई रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है, ए मैं सिंपल ले रहा हूँ रिएक्शन, ए गिव्स बी, गैसियस रिएक्शन है कोई ये, दिस इज एनी गैसियस रिएक्शन। बुक्स में लिया होगा ना, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। मैंने एक ही रिएक्टेंट लिया, एक ही प्रोडक्ट लिया, उसको कोफिशिएंट मान लिया। अब इसमें केपी क्या होगा? प्रेशर ऑफ बी रेज टू बी, प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए, और केसी क्या होगा? concentration of B raised to B, concentration of A raised to A. ये लिख दिया। या फिर स्क्वायर, केसी को स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। कैसे भी लिख लो तुम, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, मैंने ऐसे लिख दिया है। अब केपी और केसी में रिलेशन तब आएगा जब प्रेशर और कंसंट्रेशन में रिलेशन। तो प्रेशर और कंसंट्रेशन में रिलेशन सबको पता है, P इक्वल टू CRT होता है। तो PA आ जाएगा CART, PB आ जाएगा CBRT, PB आ जाएगा CBRT, PA आ गया CART, PB आ गया CBRT। तो यहां से आ जाएगा हमारा वैल्यू पुट करेंगे KP में, PA की वैल्यू और PB की वैल्यू। KP आ जाएगा PB यानी CBRT रेज टू B, और CART रेज टू A। तो यहां से KP आ गया, CB मैं ऊपर लिख देता हूं उसको, ये आ जाएगा यहाँ पे, इधर ही देख लो, CB रेज टू B, CA रेज टू A इंटू RT रेज टू क्या आएगा? B माइनस A। ब्रैकेट में जरूर लिखना, ये गलती मत करना। RT रेज टू B माइनस A। कोई डाउट तो नहीं है? हो सकती है। और ये टर्म क्या है? ये केसी है कि नहीं? देखो इधर, यस सर। ये केसी है, तो केपी टू केसी RT रेज टू डेल्टा एन। RT रेज टू डेल्टा एन। डेल्टा एन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डेल्टा एन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। NP माइनस NR गैसियस जरूर लिख देना इसमें, NP माइनस NR गैसियस। क्लियर हो गया? डेल्टा एन जो है वो क्या है? NP माइनस डेल्टा एन को डेल्टा NG लिखना, डेल्टा NG लिख दो, और RT को ब्रैकेट में जरूर लिखना, डेल्टा NG लिखना, डेल्टा NG लिख दो, ताकि याद रहे कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं डेल्टा NG की वैल्यू कितनी होगी, से फॉर दिस रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, गैस गैस गैस। हेबर्स प्रोसेस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, याद रखना ये हेबर्स प्रोसेस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया। आयरन के ऑक्साइड्स यहाँ कैटलिस्ट होते हैं, मोलिब्डेनम MO प्रोमोटर होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन होता है। हम बताएंगे इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होगी? -2। डेल्टा एनजी होगा गैसियस प्रोडक्ट, दो हैं, गैसियस रिएक्टेंट सभी गैसियस है, तो 2 - 4 - 2। गैसियस देखना बस, ये ध्यान पे जरूर, सिर्फ गैसियस देखना। डेल्टा एनजी की वैल्यू होगी -2। तो डेल्टा एनजी अगर इस रिएक्शन के लिए
मैं -2 पुट करता हूँ, तो बताओ केपी ग्रेटर देन केसी होगा इस वाली इक्वेशन में? केपी ग्रेटर देन केसी होगा, लेस देन केसी होगा, या इक्वल टू केसी होगा? क्या होगा? सर केपी बोलो। ग्रेटर देन केसी होगा। केपी ग्रेटर देन केसी, ग्रेटर देन केसी किसने बोला है? सर केसी ग्रेटर देन केपी। हाँ, केसी ग्रेटर देन केपी होगा ना इसमें। देखो केपी इस केस में डेल्टा एन की वैल्यू -2 आई है, डेल्टा एन की वैल्यू -2 का मतलब केपी टू आ जाएगा केसी आर टी रेस टू -2। आर टी रेस टू -2 है, तो केसी क्या हो गया यहाँ से? केसी अब क्या हो जाएगा? केपी इंटू आर टी का होल स्क्वायर। तो कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना केपी के अंदर, तो इससे क्या होगा? केसी ग्रेटर देन केपी। क्लियर हुआ कि नहीं? जी क्लियर हुआ कि नहीं? सर ये टेम्परेचर के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर अगर न्यूमेरिकल के अंदर डेटा कंप्लीट ऐसे लिख रखा है, केपी ग्रेटर देन केसी पहला ऑप्शन, दूसरा केपी लेस देन केसी, तीसरा ऑप्शन केपी इक्वल टू केसी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है डेटा इनसफिशिएंट या अनप्रिडिक्टेबल, तो उसी को मार्क करना है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है इसने, सही ना? टेम्परेचर के बारे यस में कोई सर, कमेंट नहीं किया है, इसलिए उस केस में क्या मार्क करेंगे? अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल। अदरवाइज इस केस में हम मानते हैं कि आर टी जो है इट इज ग्रेटर देन 1, आर टी जो है इट इज ग्रेटर देन 1, तो इस वजह से आंसर आएगा केसी ग्रेटर देन केपी। क्लियर है? अगर यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। गर्व अभी जो अटैच हुआ है एमवीएन में स्कॉलर्स वाला, उसमें तेरे केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स है क्या? सर सेकंड हाईएस्ट। कुछ सेकंड हाईएस्ट है केमिस्ट्री में? अच्छा, और ओवरऑल रैंक क्या है? सर 9th है। तो 9th है। कितने बच्चों में टोटल? सर 40। सही। चल फिर थोड़ा सा और ट्राई कर। यस सर। तो इसमें ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये रिलेशन सबको क्लियर हो गया कि नहीं? डेल्टा एन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक टर्म और आएगी आगे, एक टर्म और आएगी आगे, QP इज इक्वल टू QE प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये रिलेशन याद रखना है, अभी याद कर लो। अभी मैंने KP, ये QP क्या है? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। QV क्या है? हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नोट कर लिए? यस सर। यस सर। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नोट कर लेना ढंग से, इसको एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, तो उसको एंथैल्पी चेंज कहते हैं। डिफरेंस आता है एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज, ये एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या है? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा एनजी तुम्हें पता ही है क्या चीज है? डेल्टा एनजी एनपी माइनस एनआर गैसियस, और आर और टी तो कांस्टेंट है। जैसे केपी जुड़ केसी, आर टी रेस टू डेल्टा एन पढ़ा था, आर टी रेस टू डेल्टा एन। अब जैसे मैंने पूछा, इस रिएक्शन के लिए ध्यान देंगे 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, इसके लिए तुम बताओगे। और एक इसके लिए CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO प्लस CO2 गैसियस। तुम्हें बताना है Kp ग्रेटर देन Kc होगा, B Kp लेस देन Kc होगा, Kp इक्वल टू Kc होगा, D डेटा इनसफिशिएंट। दो केसेस में बताना है, ट्राई करेंगे आंसर क्या आएगा। और QP QV में भी सेम चीज पूछेंगे।
सर दोनों में Kp इजिकल्स टू Kc होगा। दोनों में क्या बोला वैभव तूने? केपी इजिकल्स टू Kc। कैसे वैभव, बता जरा। सर वो R की वैल्यू आपने 1 बताई थी ना, तो Kp इजिकल्स टू Kc RT -1 हो जाएगा पहले वाले में, तो आर Kc की वैल्यू 1 इजिकल्स कब टू बताई Kp। मैंने? नहीं गर्ल, सर अभी ये गर्ल आपने गलत लग रहा है। मैंने आर की वैल्यू 1 कब बोली है? देखो सर आपने बोला था ना R की तू वैल्यू 1 मानते हैं इसमें। सर पहले वाले में गैसियस स्टेट देने रखी है आपने, तो अगर दे देते गैस तो गैस है, केसी ग्रेटर ये देन। सब गैस है, ये सब तो सर गैस है। दोनों में केसी डी ऑप्शन ही आएगा। दोनों में सर सेकंड हाँ डी ऑप्शन तो दोनों में आना ही चाहिए, दोनों में डी ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन अदरवाइज अगर सर मैं कहूँ फर्स्ट में आर की केसी ग्रेटर देन केपी होना चाहिए। और फर्स्ट सेकंड में वाले केपी लेकिन ग्रेटर सेकंड देन। सेकंड वाले में गैसियस मिक्सचर सर नहीं है। दोनों के लिए फिर ए होएगा। आर टी ग्रेटर देन 1 है, उस केस में बताना तुम्हें आंसर। आर टी ग्रेटर देन 1 है। सर दोनों में सर सेकंड वाले में डी ऑप्शन गैसियस आएगा। मिक्सचर नहीं है ना। सेकंड वाले में गैसियस है ना, ये रहा CO2 गैस है नहीं क्या, डेल्टा एन जी। फर्स्ट वाले में -1 है और सेकंड वाले में डेल्टा एन जी 1 है। क्लियर हुआ कि नहीं? सर फर्स्ट का तो बी होगा। फर्स्ट वाले का मेरा भी देखो यही है। डेल्टा एन जी -1 है तो केसी ग्रेटर, बी। बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाले के इसमें केपी लेस देन केसी आएगा। आरटी को ग्रेटर देन 1 मानना है। आरटी ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है टी ग्रेटर देन 12 केल्विन, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होती है? 1/12 होती है, याद है कि नहीं? याद है सबको कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो सेकंड का डी। टी ग्रेटर देन 12 केल्विन पे ट्रू, टी लेस देन 12 केल्विन होगा तो उल्टा कर देना आंसर। सेकंड वाले केस में क्या होगा? ए। ए। सेकंड वाले केस में आंसर ए आ जाएगा। और अगर टी लेस देन 12 केल्विन है तो उल्टा हो जाएगा आंसर। हाँ, उल्टा आंसर उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं सबको? ए सर सेकंड सेम वाला एक केस बार में बता दो। सेकंड वाले में डेल्टा एन जी 1 है ना, देखा अर्जुन? सिर्फ यही अच्छा गैस है मतलब CO2। हम सीएओ सॉलिड को काउंट ही नहीं करेंगे इसमें। नहीं नहीं, सॉलिड का प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का 1 लेते हैं ना। ओके सर। H2 + I2 gives 2HI। क्लियर हुआ कि नहीं है? डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी इसमें? 0। इसमें Kp = Kc आएगा किसी भी कंडीशन में, अगर ये सारे गैसियस हैं तो। क्लियर है कि नहीं है? सर आपने भी ये बोला था कि T is less than 12 केल्विन, उसका मतलब क्या है? दोबारा बोलो जिया। सर आपने बोला था ना कि T is less than 12 केल्विन, सर उस कंडीशन में क्या हाँ, होगा? उस केस में जो आंसर आ रहा है तुम्हारा उसको उल्टा कर दो। ओके तुम देखो सर। ना आरटी की वैल्यू अगर ये 0.1 है, 0.1 है तो उल्टा हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर तो और कम हो जाएगा। आरटी का स्क्वायर यस सर। 0.01 हो जाएगा ना। और अगर ये आरटी ग्रेटर देन 1 है, मान लो 2 है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा ना, बढ़ेगी वैल्यू। यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। तो इसमें ये क्वेश्चन तुम्हें करने आने चाहिए, इजी क्वेश्चंस है। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, CaCO3 सॉलिड लाइमस्टोन है, डिकम्पोज किया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, डेल्टा एनजी कितना होगा? 1 होगा इसका। और Kp यस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Kp क्या होगा? प्रेशर ऑफ CO2 सिर्फ होगा कि नहीं? यस सर। तो Kp प्रेशर, इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ CO2 becomes constant during its decomposition? Why vapor pressure of CO2 becomes constant during its decomposition? क्लियर है क्वेश्चन? क्योंकि प्रेशर ऑफ CO2 किसके इक्वल आ गया? Kp के, और Kp एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स इवेपोरेशन, या ड्यूरिंग इट्स, हाँ इवेपोरेशन के केस में ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें Kp क्या आएगा? प्रेशर ऑफ H2 आएगा कि नहीं? ये तो लेंगे नहीं, प्योर लिक्विड का भी 1 होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो इसी क्या लिखेंगे इसको? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर becomes constant, reason because it is equal to Kp and Kp is constant at constant temperature, इसलिए आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं? यस सर। यस सर।
तो ये तुम्हें सबको करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब केपी और केएक्स में क्या रिलेशन होगा? बोलो, केपी और केएक्स में, केएक्स बता रखा ना, इट इज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। जैसे ए गिव्स बी है, तो केपी तुमने लिखा है यहाँ पे प्रेशर ऑफ बी रेज टू बी अपॉन में प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए, और ऐसे केएक्स क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रेज टू बी, ये स्कूल में नहीं पूछेंगे, अपॉन में एक्स ए रेज टू ए। तो केपी और केएक्स में क्या रिलेशन होगा? तो उसके लिए प्रेशर में रिलेशन होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। ये पता है कि नहीं? यस सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? एक्स बी इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? एक्स ए इंटू टोटल प्रेशर। ड्राइव करना है तो ड्राइव कर लो। पी ए क्या होगा? एन ए आर टी बाई वी। पी बी क्या होगा? एन बी आर टी बाई वी। तो दोनों को डिवाइड करो। पहले पी टोटल क्या होगा? एन ए प्लस एन बी आर टी बाई वी। अब दोनों पी ए बाई पी निकालो। पी ए बाई पी, ये पी ए बाई पी, पी ए बाई पी ये निकाला, तो वी से वी कैंसिल, आर टी बाई वी से आर टी बाई वी कैंसिल। तो एन ए पॉइंट में एन ए प्लस एन बी क्या होता है? एक्स से, तो पी आ गया ना, एक्स इंटू पी। समझ आ गया कि नहीं? इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर हुआ कि नहीं ये? Yes, sir. तो बस अब तुम यहाँ पे पीबी की जगह पुट कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, पी की जगह पुट कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। ये दोनों पुट करने के बाद रिलेशन आ जाएगा, के पी जुड़ के एक्स पी रेस टू डेल्टा एन। के पी जुड़ के एक्स पी रेस टू डेल्टा एन। तो ये रिलेशन खुद कर लेना। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन दिया 11.2 लीटर अमोनिया, इसका एक्टिव मास क्या होगा? पहला क्वेश्चन, एक्टिव मास क्या होगा इसका? दूसरा क्वेश्चन, 10 ग्राम 10 ग्राम CaCO3, इसका एक्टिव मास क्या होगा? निकालो जल्दी से, दोनों का एक्टिव मास निकालेंगे फास्ट। सर इसका कोई एक्वस सॉल्यूशन है?
अनुराग? यस सर। नहीं, सर एक्टिव मास तो मोलैरिटी के बराबर ही होता है ना? बिल्कुल अनुराग। फिर नवीन बोला आंसर। सर पहले का तो 1/22.4 आ रहा है और दूसरे का 1। बिल्कुल सही है। देखो पहले का एक्टिव मास निकालना अगर। लिपिका? हाँ जी सर। लिपिका लेट ज्वाइन कर रहे हो? नहीं सर, मैं पहले से थी क्लास में, वो नेटवर्क इशू हो गया था इस वजह से। अच्छा अच्छा। लिपिका लेकिन रिस्पॉन्ड कम कर रहे हो आजकल। देखो जैसे अभी ध्रुव अभी कल के 2 क्लासेस से नहीं आ रहा, भव्य रिस्पॉन्ड कर रही है, उस टाइप से रिस्पॉन्ड करो ढंग से। ओके 10th वाले सर। बच्चे। हाँ देखो पहला केस, एक्टिव मास निकालना है यानी मोलैरिटी निकालनी है। तो 11.2 लीटर कितने मोल्स हुए? बाय 22.4, ये मोल्स हो गए। वॉल्यूम कितना है? 11.2 लीटर बाय 11.2। तो कोई भी गैस होगी तो आंसर हमेशा 1/22.4। और दूसरे केस में 10 ग्राम CaCO3 है, इसको करना ही नहीं है, ये प्योर सॉलिड है, तो इसका एक्टिव मास 1 होगा। ये प्योर सॉलिड है, एक्टिव मास इसका 1 होगा। समझ गए कि ये नहीं? वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा दो। पहले केस में नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले पहले। 11.2 लीटर है ना, 11.2 डिवाइड बाय 22.4। समझा कि नहीं शरद? यस सर, यस सर। ये मोल्स हो गए। बाय वॉल्यूम कितना है? 11.2 डिवाइड बाय 11.2। सही है। ओके सर, ओके। और दूसरे केस में तो 10 ग्राम CaCO3 है, वो तो 1 ही होगा ना, प्योर सॉलिड का 1 होता है, करने की जरूरत नहीं है। यस सर, ओके सर। चलो नेक्स्ट नोट करना। नेक्स्ट अब लिखेंगे केपी के रिलेशन पढ़ लिया, केपी के एक्स में रिलेशन करना है तो डिवीजन कर लेना एक बार, सिलेबस में नहीं है, स्कूल में नहीं पूछेंगे वो। नेक्स्ट अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये रिलेशन पढ़ेंगे। केसी का फॉर्मूला क्या होता है? कल बताया मैंने। सर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू इट्स, वो जो पावर होता है उसका वो हो जाता है कोफिशिएंट देखो डिवाइड में रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। चलो एक बार एक चीज नोट करेंगे पहले। एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फेवर होती है, लो टेम्परेचर पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से करना है इसको। एंडोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवर होती है, हाई टेम्परेचर पे? सर हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे कोई किसी को नहीं पता है तो तुम ऐसे दिमाग में रख लो। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है ना, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करके आइस मेल्ट करती है। आइस कैसे मेल्ट करती है? हीट को एब्जॉर्ब करके। तो टेम्परेचर तुम जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी जल्दी आइस मेल्ट कर जाएगी। हीट एब्जॉर्ब करके आइस मेल्ट कर रही है, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोसेस फेवर होगा, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फेवर होती है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल। ये 11-12 दोनों जगह यूज होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लो टेम्परेचर पे फेवर होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवर होती है, ये याद रखना है। अब अगर मैंने तुम्हें कहा एंडोथर्मिक रिएक्शन पे के लिए केसी पे क्या इफेक्ट होगा, कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो केसी पे टेम्परेचर इफेक्ट बढ़ाने का क्या इफेक्ट होगा? देखो केसी क्या होता केसी है? बढ़ जाएगा केएफ बाय केबी। हाँ बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा बता अगर। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन तो फेवर होती है ना टेम्परेचर बढ़ाने से, तो केएफ बढ़ जाएगा। हाँ टेम्परेचर बढ़ाया तुमने तो केएफ बढ़ेगा। और केबी गर्व केबी क्या होगा? सर केबी कम होगा। केबी भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे गर्व, लेकिन केबी कम बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू केएफ एंडोथर्मिक रिएक्शन में। समझा कि नहीं? ओके सर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है ये। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है हमेशा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। देखो इसमें अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है उस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएफ भी बढ़ेगा, केबी भी बढ़ेगा, लेकिन केएफ ज्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू केबी, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो केएफ ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए केसी विल इंक्रीज। समझ आ गया कि नहीं? और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो केसी फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? तब क्या ज्यादा बढ़ेगा, केएफ की केबी? सर केबी। हाँ
Kb बढ़ जाएगा ज्यादा, इसलिए Kc कम हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? ये सबको क्लियर हो गया है? इसको भूलना नहीं, स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन इसका। और अब इसका जो इक्वेशन है, जो बोर्ड स्कूल के पेपर में नहीं पूछेंगे, वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। वेंट हॉफ इक्वेशन, ये सिलेबस में नहीं है। वेंट हॉफ इक्वेशन देखो, मैंने माना K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1, K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। तो एक रिलेशन होती है वेंट हॉफ रिलेशन, K इज टू A e रेज टू माइनस डेल्टा H बाय RT। इससे रिलेशन ड्राइव होगी, वो रिलेशन तुम्हें याद करनी है डायरेक्ट। यहाँ पे अगर मैंने नेचुरल लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस डेल्टा H बाय RT, माइनस डेल्टा H बाय RT। T1 टेम्परेचर पे K1, T1 टेम्परेचर पे K1 है रेट कांस्टेंट। अब एक चीज को बताने के लिए मैं अलग से बता रहा हूं तुम्हें, अगर मैं लॉग करूं दोनों साइड, लॉग K इज टू लॉग A माइनस डेल्टा H बाय RT आएगा कि नहीं, और 2.303 और आ जाएगा नीचे। ये बात समझ आ गई कि नहीं? log K इज टू लॉग A माइनस डेल्टा H बाय 2.303 R, क्योंकि अगर नेचुरल log K जिसका बेस E है, मैं इसको log टू द बेस 10 करता हूं तो इसके साथ 2.303 मल्टीप्लाई होगा इधर। ऐसे ही नेचुरल log A जिसका बेस E है, इसको अगर मैं log A लिखता हूं यानी बेस 10 वाला, तो यहाँ पे भी 2.303 आएगा, यहाँ पे भी 2.303 आएगा। तो पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगी कि नहीं, बोलो? यस सर। तो अब इसमें क्या किया मैंने बोला तुमसे log K बहुत इंपॉर्टेंट कर्व, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। log K वर्सेस 1 बाय टेम्परेचर का कर्व क्या आएगा और उसका स्लोप क्या होगा, बोलो? सर स्लोप तो माइनस डेल्टा H बाय 2.303 R होगा। हाँ, तो माइनस में डिक्रीज हो स्लोप है गया। तो ये ऐसे चलेगा, स्लोप होगा माइनस डेल्टा H बाय 2.303 R। और y इंटरसेप्ट इसका क्या होगा, log A। log A। ये कर्व क्लियर हो गया कि नहीं? और अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो स्लोप तब कर्व कैसा बनेगा, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इधर तो मैं डेल्टा H को पॉजिटिव मान रहा हूं ना, अगर डेल्टा H नेगेटिव हो जाए यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाए, तब कैसा बनेगा कर्व? सर तो सर स्लोप ऊपर ऊपर हो जाके जाएगी। log पॉजिटिव K स्लोप वर्सेस हो 1 गया। बाय T, इसी पॉइंट से कर्व ऊपर जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये सबको समझ आ गया कि नहीं? स्लोप यस सर। जरूर याद रखना, माइनस डेल्टा H बाय 2.303 R। स्लोप जरूर याद रखना है, डेल्टा H बाय माइनस में डेल्टा H बाय 2.303 R। नेक्स्ट, अब इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा ऑन इक्विलिब्रियम। देखो, मैंने पहली क्वेश्चन तुम्हें बता दी, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, ऐसे ही T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है, नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस डेल्टा H बाय R T2। अब दोनों को माइनस कर दो, 2 माइनस 1, तो नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1 क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग K2 बाय K1। नेचुरल लॉग A से नेचुरल लॉग A कैंसिल, ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, डेल्टा H बाय R कॉमन, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। यही क्वेश्चन तुम्हें याद करनी है। तो यहां से आ गया log K2 बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। क्लियर हो गया कि नहीं फॉर्मूला? ये वेंट हॉफ इक्वेशन है, ये रटी होनी चाहिए तुम्हें हमेशा, बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं आएगी, एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कर लेना जरूर इसको। सर इसमें ए क्या होता है? ए कांस्टेंट है, बस ऐसे ही ध्यान रख ले। ओके सर। एक क्वेश्चन नोट करेंगे अब,
मान लो केसी की वैल्यू है 10 टू माइनस 8 एट 17 डिग्री सेल्सियस और केसी है 10 टू माइनस 6 एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहला क्वेश्चन है कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, कौन से टाइप की रिएक्शन है और उसका डेल्टा एच निकालना। करो जल्दी, जल्दी से करना है, यही क्वेश्चन करना है एक बार। कौन से टाइप की रिएक्शन है और डेल्टा एच निकालना। हाँ अनुराग, सर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ पॉसिबल वैल्यू भी निकालनी है इसका अनुराग। अच्छा चलो देख लो एक बार। हाँ एक बार देख लो जल्दी से। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो मैं देख रहा होगा डायरेक्ट। ये मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 17 से 27 कर दिया, मैंने 290 से 300 कर दिया, तो केसी बढ़ रहा है 10⁻8 से 10⁻6। विद राइज इन टेम्परेचर केसी इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब वैल्यू निकालनी है इसकी, फॉर्मूला लगाएंगे log K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 R वेंट ऑफ इक्वेशन। इस टाइप की 7 इक्वेशन होती है टोटल, क्लॉसियस क्लैपिरोन्स इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन, ऐसे 7 इक्वेशन है टोटल। 1/T1 माइनस 1/T2, जहां 2 टेम्परेचर आ गए और कुछ पूछा है तो ज्यादातर है यही क्वेश्चन लगेगी। तो यहाँ पे K2 by K1, K2 कितना है हमारा 10⁻6 और K1 कितना है 10⁻8, तो 10⁻6 बाई 10⁻8, तो ये आ गया log 100। डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं log 100 डेल्टा एच बाई 2.303 R, R ले लिया मैंने 8.314, यानी जूल पर मोल में आंसर आएगा। डेल्टा एच जो आएगा जूल पर मोल में, क्योंकि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। 1/T1 यानी 1/290 माइनस 1/300, तो यहाँ log 100 होता है 2, log 10⁻², 2 log 10, 2 log 10 यानी 2 आ जाएगा। ये 2 इंटू 2.303, इसको ये तो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 20 के आसपास होता है, इसको मैं डायरेक्ट अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ 20 के आसपास। 2 इंटू 20 डेल्टा एच इंटू 300 माइनस 290, यह आ जाएगा 10 में 290 इंटू 300, ये आ जाएगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू आ गई सीधा यहाँ पे 40 इंटू 290 इंटू 300 डिवाइड बाय 10, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बाय 1000 कर देंगे तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 2.9 इंटू 3 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, आंसर कितना आ जाएगा देखो 4 3 12, 12 इंटू 3 36 होता है, 35 मान लो, 35 350 किलो जूल पर मोल आंसर है। ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे निकालते हैं पेपर में। क्या किसी ने निकाला था ये? सर बस कैलकुलेशन रह गई थी। अगर एक बार ट्राई किया, अगर जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो ना, एक मयंक चौधरी ने निकाल लिया था, जब कैलकुलेशन ज्यादा हो ना तो ये चारों ऑप्शन देख करके अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करा 20 से। सही है, ओके सर। चलो ये समझ आ गया ना यहाँ तक तुम्हें? यहाँ हमने क्या पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमें पढ़ना है आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो मैं कल तुम्हें क्लास में पढ़ा दूंगा एक बार। यहाँ तक पढ़ के रखना जरूर, और रटा होना चाहिए कल क्लास में। कल और की क्लास होगी, सारा होमवर्क करके आना है, होमवर्क बिल्कुल मिस नहीं करना है, होमवर्क जरूर करके आना है। मैकेनिज्म भी लिख के लाने हैं और प्लस चारों चैप्टर के फॉर्मुलेज बोले मैं वो, और जिन बच्चों को मैंने एनसीईआरटी करने को बोला एनसीईआरटी करके लानी। मैं कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। चलो कल क्लास में मिलेंगे, करके आना, 3:30 बजे क्लास होगी तुम्हारी कल।